संविधान, नागरिकत्व, मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्य या विषयातील नागरिकत्व या विषयावर आयुष्यमान आचार्य संदेश यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले आहे। यानंतर मी फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूलभूत अधिकार या विषयावर आपले मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी आमंत्रित करतो ॲडव्होकेट अब्दुल बशीर सर, उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी आपल्या विषयावर मार्गदर्शन करावं। मंच पे बैठे मेरे भाई, मेरे आदर्श डॉक्टर एस.एम. राजन, मेरे दूसरे भाई आचार्य अधिवक्ता संदेश भालेकर, श्री पवन मेश्राम जी और अनिल कारेकर जी और दूसरे मेरे मित्र मंडली जो नागपुर से हमारे साथ में आए और जिन लोगों को यहाँ फेलिसिटेट किया गया, भाई और बहनों, इसके पहले कि मैं अपने 2 शब्दों का भाषण आपके सामने चालू करूं, मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं एक वक्ता नहीं हूं, परंतु जो भी मेरी टूटी मोटी भाषा में मैं आपके समक्ष कुछ बातें कायदे की रखूंगा, वो आप उसकी सराहना करेंगे और जो गलतियां होंगी उसे माफ़ करेंगे। मुझे जो भार आज दिया गया है कि मूलभूत अधिकार, जिसे मराठी में कहते हैं मूलभूत हक, वो क्या है, ये इतना विशाल, इतना विस्तृत विषय है कि इस पे 1 हफ्ते भी बात करें तो संपूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो सकता। मैं मोटी मोटी बातें आपको मूलभूत अधिकार या मूलभूत हक के संदर्भ में कहूँगा और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो भी आपके समक्ष रखूँगा, जो करना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। कुछ अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा, जिसे आर्टिकल्स कहते हैं। वो आप लोग भी कोई पुस्तक हिंदी, मराठी या इंग्लिश में उठाकर पढ़ सकते हो, कोई विशेष बात नहीं है। पर जब वक्ता कभी कुछ भाषण करता है तो उससे कुछ ऐसी विशेष चीज़ बोलनी पड़ती है कि जो पुस्तक में नहीं मिलती है, उसके भाषण में मिलती है। वो चीज़ भी आपके समक्ष रखूँगा। वो चीज़ें कौन सी है वो थोड़ी देर के बाद में मेरे भाषण में आएंगी। मूलभूत अधिकार, इसके पूर्व मैं 2-3 चीज़ बताना चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसा वातावरण छाया हुआ था जहां शोषण बिल्कुल आसमान पे छू गया था। शोषण इतना भयंकर हो रहा था बहुजन समाज पर कि जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा चरण नहीं, इतना शोषण इस देश के लोगों पर हुआ। उसको इसकी मर्यादा होना कि इतना शोषण होगा, उसके बाद में ख़त्म होगा, परंतु ऐसी कोई सीमा नहीं थी। शोषण चरण पे था अपने। ऐसे वक्त उसके बाद में इस देश को स्वतंत्रता हासिल हुई। जब इस देश के जिम्मेदार लोग ने, अधिकारियों ने देखा कि अब संविधान बनना अत्यंत आवश्यक है, तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ से एक टीम गवर्नमेंट ने भिजाई ब्रिटिशर्स के पास में लंदन। वहाँ उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों से मिले और ये कहे कि भैया हमारे देश का संविधान आप बना के दो। तो उन लोगों ने कहे कि अगर हमको भी अपने देश का संविधान बनाना है तो तुम्हारे देश में एक ऐसा मनुष्य है जो हमारे देश का संविधान बना सकता है, और तुम्हारे देश में ये व्यक्ति होने के बाद में तुम इतने दूर आए हो 7 समंदर पार संविधान बनाने के लिए। ये लोगों ने बोले कि कौन है वो महापुरुष, वो मान्यवर डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर है। आप विश्वास करिए, भाषण में बोलने करके नहीं बोल रहा। 2016 में मैं अमेरिका गया था, कोई कारणवश, कुछ 3 कार्यक्रम थे मेरे अमेरिका में। वहाँ पर मैं कुछ लोगों से मिला, अपने भारतीय नागरिकों से भी मिला और वहाँ के लोगों से भी मिला। मेरे को उनकी भाषा बोलनी आती है बहुत छोटी उम्र से, जो आप लोग कभी नहीं समझेंगे। उनसे भी मैंने थोड़ी सी पूछताछ की कि भैया आपने हमारे देश का संविधान पढ़े क्या। तो जो अपने यहाँ से भाई और बहन गए, वहाँ पर बहुत है हिंदुस्तानी, शायद आप इसके बारे में आपको अनुभव होगा, तो उन लोग ने भी भारत देश के संविधान के बारे में उनको बताया कि ऐसा है वैसा है, उन्होंने पढ़े
और ये विश्वास करिए, उनने ये कहा कि हमारे संविधान से अच्छा आपका देश का संविधान है, इतने सुंदर ढंग से लिखा गया। ये हमने खुद पढ़े। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत देश का संविधान इतना सुंदर बना है और हर चीज़ को कवर करते हुए बना है। अब छोटी सी एक मैं मिसाल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ आपको। जो अनुच्छेद है वो बाद में बताऊँगा, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो उसकी मेन चीज़ है वो बताना मैं उचित समझूंगा। जैसा पर्सनल लॉ को इतना महत्व दिया गया हमारे अपने संविधान में, अपने घटना में। अब बताइए, अगर कोई इंसान ऐसा होता, बायस्ड होता, तो वो निश्चित रूप से कोई एक समुदाय के बारे में उसको सब अपना सुविधाएं उपलब्ध करवाता, सब फ्रीडम से अधिकार देता। उसने पर्सनल लॉज के हिसाब से सब धर्मों को इतना महत्व दिया कि उसमें कोई धर्म और जाति वंचित नहीं है। जैसा आप एक मुसलमान समुदाय के संदर्भ में सोच लीजिए, उसमें एक जाति है, उसका नाम है विमुक्ति जाति। विमुक्त जाति में एक जाति होती जो बहुत पिछड़ी हुई थी। अब पिछड़ी हुई जाति किसको कहते हैं साहब? ऐसा कोई नहीं है कि हिंदू समाज में, मुसलमान में भी है, ओबीसी है, विमुक्ति जाति है। उसमें एक जाति को जब उनकी टीम पहले क्या करती थी, बाबा साहेब की ड्राफ्टिंग कमेटी, कोई भी एक जगह जाते थे, वहाँ अभ्यास करते थे कि कौन सी जाति शोषित है, बैकवर्ड है, उसकी अध्ययन करते थे, अभ्यास करते थे, फिर दिल्ली वापस जाते थे और फिर लिखना चालू होता था। ओवरनाइट ये संविधान नहीं बना, उसको बहुत समय लगा और उसके बाद में वो इस नतीजे पे आया कि मुसलमान समुदाय में भी एक जात इतनी शोषित है, पिछड़ी हुई है कि इसको अपना रिजर्वेशन देना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। और वो जाति का नाम है छप्पर बंद। उसको भी उतनी फैसिलिटीज़ है जितने कि दूसरे समुदाय के लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, उन्हें उसको भी कवर कर। बोलने का तात्पर्य संक्षेप में कुल मिला कि ये भाई और बहनों कि एक जाति को लेकर संविधान नहीं बना, सबका इंटरेस्ट को कवर करते हुए बाबा साहेब ने संविधान बनाया, बड़े कष्ट के साथ बना। तो ये पर्सनल लॉ में अगर ऐसी छूट नहीं होती तो मेरे ख्याल 1 लाख से ऊपर मस्जिदें आज हिंदुस्तान में हैं, वो नहीं बनती। सबको इक्वल राइट्स दिया और करके कई अनुच्छेद है। उसमें पहला अनुच्छेद को मैं ये जो डिस्कस करूँगा, जो आपसे बात करूँगा है, वो अनुच्छेद 14 है। आप ये देखिए, इसके पहले कि मैं अपने छोटा सा भाषण शुरुआत करूं, कुल अनुच्छेद जिसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिकल्स, वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। इसमें 3-4 अनुच्छेद जो है आर्टिकल्स, वो अत्यंत आवश्यक है, जो हमारे डेली लाइफ में, रोजमर्रा के लाइफ में उसका उपयोग होता है। एक सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14 यानी अनुच्छेद 14, ये समानता है। अब समानता, अब देखिए, पहले आप के हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये मनुवाद का ये बनाया हुआ षड्यंत्र है कि एक उच्च वर्णीय लोग ही उच्च वर्णीय हैं, दूसरे निचली वर्णीय वो नीचे है। ऐसा नहीं, बाबा साहेब को ये चीज़ नोटिस में आई, ये चीज़ तो बहुत बुरी चीज़ है। तो उन्होंने आर्टिकल 14 के माध्यम से, अनुच्छेद 14 के माध्यम से समानता सबको दी। अब समानता क्या होता है? समानता धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान वगैरह वगैरह के माध्यम से कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होगा, सब समान है। मेरे को एक घटना आज भी याद आती, जब मैं एसएस कॉलेज में था, और यहाँ बोलना मैं अत्यंत आवश्यक समझता हूँ, जब नए नए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद बने थे। ये समानता से संबंधित मैं आपको ये बता रहा हूँ, बड़ी अजीब और गरीब चीज़ है ये। 1976 की घटना, जब मैं एसएस कॉलेज में था। आप पहली बार मस्जिद में आए, जामा मस्जिद ओल्ड दिल्ली में, नमाज़ पढ़ने गए, तो उनमें जो मुफ्ती है उनसे परमिशन ली कि क्या हम अपना शूटिंग वगैरह ले सकते हैं, राष्ट्रपति साहब आए। तो उन्हें परवानगी दी है। उनने बोले देखो तुम कोने कोने में ऐसा वहाँ सब हो जाओ, आप फ़ोटो लो और वीडियो रिकॉर्डिंग करो, मैं परमिशन देता हूँ, लेकिन कुछ आवाज़ वगैरह नहीं होना। अब वो लोग क्या देखते हैं कि फखरुद्दीन अली साहब पहले सफ यानी रांग लाइन में खड़े हो गए, नमाज़ पढ़ते हुए एक लाइन में खड़े होते, आपने सब जानते होंगे, हमारे हिंदू भाई भी यहाँ, बहनें भी बैठी है। और वो एक व्यक्ति को क्या करते थे, ऐसा पकड़ के अपने कांधे के पास लाते थे। वो कांधे के पास आता था, फिर हट जाता था, ऐसा 3 बार करे, फिर लाए,
कंधे के पास, फिर हटता था वो, फिर उन्हें थोड़ा और जोर से खींचे कंधे के पास, फिर वो थोड़ा हट गया, तो वो उनसे चिपक के पढ़ना ही नहीं चाहता था। ऐसा कंधे से कंधा लगा के मुसलमान समाज समुदाय के लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, समझ गए भाई और बहनों। तो जैसा उसको उर्दू में बोलते हस्ब मामूल, जिस तरीके से नमाज होती है, नमाज वगैरह हुई, उसके बाद में पूरे लोग लपक गए राष्ट्रपति पे, बोले हम सब लोग को एक ही चीज़ पूछना है। सब लोग एक नतीजे पे पहुँचे हैं कि आप एक व्यक्ति को ऐसा घड़ी घड़ी अपना 3 बार हमने देखे, ऐसा पास लाते थे, वो आपसे दूर जाता था, पास लाते थे, वो दूर जाता था, वो पास लाते थे, वो थोड़ा दूर हट जाता था। तो उसका कारण क्या है? तो एक छोटा सा शेर है, थोड़ा सा वो शेर आप फरमाए क्या है। पहले उसका 2-3 मीनिंग बता देता हूँ। अपन मराठी में क्या बोलते हैं लाइन को? रांग, रांग कहते हैं, समझे ना, रांग। और राजा बोस गंगोतेली, उसको मुस्लिम में क्या बोलते हैं? महमूद और अयास, एक ही लाइन का शेर है। तो उन्हें वो शेर वहां अर्ज करे, एक ही सफ यानी रांग में खड़े हो गए महमूद वो अयास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। जब भगवान के सामने सब खड़े हो गए एक जैसे है, तो कोई इंसान कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं। फिर बाद में उन्हें पूछे वो व्यक्ति कौन था, और उन्हें ऐसी जगह पूछे कि उनकी उंगली ऐसी गई है, ये था। बोले ये कौन है? बोले ये भीख मांगने वाला है, भिक्षु है ये, वो जो हट रहा था बोले ये। तो बोले आपको मालूम था कि ये भिखारी? बोले हो, फिर भी आपने उसको हाथ लगाया, उसको पकड़ के अपने कांधे के से कांधे लगाकर नमाज पढ़ना चाह रहे थे। बोले हो। तो वो हट क्यों रहा था? उसको मालूम था कि मैं राष्ट्रपति और वो एक फकीर है, तो वो इतने बड़े आदमी को चिपक के क्यों खड़े रहना चाहिए? तो ये इस्लाम धर्म ने भी सिखाया कि सब समान है। समानता जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान के माध्यम अनुच्छेद 14 के अंतर लिखा, सब बराबर है। अगर किसी का भी आप कोई भी शरीर का अंग काट के देखे तो आप देखोगे कि लाल रंग का ही खून निकलेगा, सफेद, हरा, उदा और कोई दूसरे हरा कलर का खून निकलेगा नहीं, हरे लाल खून निकलेगा, सब एक जैसे है। तो ऊंच नीच क्यों होना? आप सब जानते हैं भाई और बहनों के किस प्रकार से इस देश में शोषण हुआ है। हमने पढ़े, कई पुस्तक पढ़े हैं और आपने भी पढ़े होंगे, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है। वो लेवल का अपना शोषण हुआ कि बयां करते हुए कर नहीं सकता इंसान। वो शोषण इस देश के नागरिकों पे हुआ, खास तौर पे बहुजन समाज पे। ऐसे में प्रवेश होता है एक मसीहा का, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का। ऐसे व्यक्ति ने एक ऐसा संविधान बनाया, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, एक सीनियर लॉयर हूँ हाईकोर्ट का, इतना सुंदर अपना संविधान दुनिया के किसी अपना देश का नहीं है, ये मैं गारंटी आज बोल सकता हूँ। नहीं तो कोई इंसान आ जाए और बोले कि ये देश से का संविधान फलाने देश से कमज़ोर है, मैं उसे मुकाबला करने को तैयार हूँ कायदे से। इतना अच्छा संविधान, इतना एक एक इंसान को इंटरेस्ट लेके गया। मैंने पहले आपको बताया कि ये इसमें क्या बोलते, मुसलमान समाज वो भी शोषित था, छप्पर बंद था, उसको डाला उन्हें वीजे में। वीजे यानी विमुक्ति जाति, उसमें उतनी फैसिलिटीज़ है जो दूसरे जातियों के लोगों को है। कई लोग वो अपना विमुक्त जाति के मुसलमान समाज के, मैंने केसेस लड़ा है, डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए, एक दो तो कलेक्टर बन गए। तो सब जातियों को लिए। अब देखिए मुसलमान जातियों को ओबीसी में भी डाला, ओबीसी को भी रिजर्वेशन है, परसेंटेज कम हो उनको भी अपना रिजर्वेशन है, तो उनको भी रिजर्वेशन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया, सबको कवर करके करा। अब 14 में क्या दिया? समानता। अब जैसा आप किसी होटल में जा रहे हैं, कैंटीन में जा रहे हैं, स्नान घाट पे जा रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं स्विमिंग पूल पे जा रहे हैं, कोई मॉल्स में जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, और कोई किसी अपना ग्रुप में आप जा रहे हैं, असेंबली भी लिखा है, ग्रुप में जा रहे हैं। असेंबली के बारे में ऐसा लिखा डॉक्टर बाबा साहेब ने कि असेंबली जा रही है, उनके पास शस्त्र नहीं होना चाहिए, इतना वो लिखा है संविधान में। तो शस्त्र काय को लेके जाएंगे? वो तो असेंबली गुंडों की होगी। आप कितने भी, जैसा कि आपने देखा होगा अभी कोरोना वायरस को जान दीजिए, शादी ब्याह में कितने लोग रहते, हजारों रहते। मैंने 1-2 शादी अटेंड करा, वहाँ 25,000 आए थे। अब नाम लेना नहीं चाहता, 25,000 आए थे, बहुत रईस की थी जब कोरोना वायरस नहीं था। तो उसका अधिकार दिया ना, नहीं तो अगर अधिकार नहीं देते तो उतने लोग नहीं आ सकते। अभी 250 लोग को देते क्योंकि कोरोना वायरस है, उसका अधिकार दिया। सिर्फ शस्त्र जेब में नहीं होना, उन लोगों का जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनके पास लाइसेंस है वो रख सकते हैं, वो 1 लाख में से 1 होता है। आप अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, उसको चला सकते हैं, अपने कानून के मुताबिक चला सकते हैं, जैसा आप चाहो वैसा चला सकते हैं। कोई भी काम आप कर सकते हैं, उसमें अपना किसी जाति, धर्म, वंश और लिंग के आधार पे बड़ा और छोटा नहीं होगा, वो चीज़ खत्म कर दी।
इस देश में ये हो गया अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14। अब आप देखिए अनुच्छेद 17, मैं मेन लूँगा, सबको कवर नहीं कर सकता, दूसरे भी वक्ता बैठे मंच पर। 17 में अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, आप में से कोई एक ऐसा नहीं होगा, हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं होगा, भारत देश में कोई ऐसा नहीं होगा जो इस चीज़ को नहीं जानता होगा कि इस देश में अनटचेबिलिटी का, अस्पृश्यता का कितना जहरीला समस्या थी, कितनी भयानक जहरीला समस्या। उसका एक नक्शा आप देख सकते हैं, एक सीरियल आ रहा है लोकनायक, लोकनायक में थोड़ा सा नक्शा खींचा है कि कितना भयंकर शोषण था भारत देश में एक जाति को, एक विशेष जाति को, क्या बीतती होंगे वो इंसान पे। वो इंसान उस वक्त छोटा था, उन्हें दृढ़ संकल्प लिया, प्लेज लिया कि मैं इस देश में ये सब चीज़ को मिटा के रहूँगा। उन्हें कितनी उसको समस्या आई, माता राम उसके अब चले गए, स्वर्गवास हो गया, अकेला पड़ गया, हिम्मत नहीं हारा। मुझे आज भी वो दिन याद है, मुझे माफ़ करना, मैं एक अपना खुद का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं 5वीं क्लास में था, सेंट जॉन्स हाई स्कूल में नागपुर में। एक क्वेश्चन आया था, वो पूरे क्लास में पढ़ के बताए थे मेरे टीचर ने, मुदलियार साहब ने, कि देखो एक मुस्लिम लड़का इतनी छोटी उम्र में 5 में से 5 लिया, और उसका प्रश्न क्या था और कंडीशन क्या थी, वो चीज़ आपको काम में आएंगी। वो प्रश्न था, किस व्यक्ति को सफलता की मंजिल प्राप्त होती है, और शर्त क्या थी, एक वाक्य में बोलना है, भले तुम कितने भी कॉमर्स लगाओ, 2, 3, 4, 5, 6 वाक्य कितने होंगे दादा, एक मात्र वाक्य होगा। तो और वो कौन सी कविता के अंतर्गत आया था, नैया, कविता का नाम था नैया, उसको आधार पे प्रश्न पूछा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको बताना जो चाह रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि अपने डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा के लाइफ में ये चीज़ आती है, किस व्यक्ति को सफलता की मंजिल प्राप्त होती है। तो मैंने लिखा था, जो व्यक्ति आंखों में, आज भी ख्याल है मेरे को 50 साल पूर्व की बात, 50 साल पूर्व की बात, जो व्यक्ति आंखों में आशा लिए, कॉमा, अब मैं रुक जाऊंगा तो समझना, कॉमा अब नहीं बोलूंगा, जो व्यक्ति आंखों में आशा लिए, सीने में हिम्मत लिए, गर्दिशें एवं कठिनाइयों का मुकाबला करता चला जाता है और आगे के रास्ते के पत्थरों को और बाधाओं को काटते हुए, चीरते हुए आगे की ओर अग्रसर करता चला जाता है, उसी व्यक्ति को सफलता की मंजिल प्राप्त होती है। तो दादा मेरे को 5 में से 5 मिले थे उसमें, तो बोलने का तात्पर्य क्या है, अभी भी अपने देश में शोषण खत्म नहीं हुआ। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूं कि शोषण आज भी खत्म नहीं हुआ, और जो आपको अधिकार मिलना चाहिए संविधान के रोशनी के माध्यम से, वो आप लोगों को आज भी नहीं मिल रहा, ये मेरा दावा है। इसलिए कायदा निकला, इतना सुंदर कायदा निकला है, उसका उपयोग आप सब करिए, बहुत कम लोग करते। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, आपको दुनिया की कोई भी हकीकत को मालूम करना है, जो वास्तविकता को मालूम करना है, आप अपना एक 2 रुपये का फॉर्म आता, पहले 1 रुपये का आता था, उसमें टिकट 10 रुपये की लगती है, कोर्ट फी लगती है, रेवेन्यू टिकट नहीं लगती है, और पोस्टल स्लिप नहीं लगती है। वो उस अधिकारी को दे दो, उससे अपना साइन ले लो रिसिप्ट की, और वो 1 हफ्ते का टाइम देगा। ये बड़े बड़े गट्ठे के गट्ठे आपको सीक्रेट चीज़ अपना गवर्नमेंट की मालूम पड़ जाएंगी। उनसे ये पूछो कि इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फलानी फलानी जातियाँ कि कितना रिजर्वेशन, कितने नौकरी का कोटा था और कितने को मिला, वो छुपा नहीं सकते। छुपाए तो फिर उसकी अपील होती है, वहीं की वहीं होती है, अपील भी होती है, उसमें 20 रुपये का टिकट लगाना पड़ता है, और वो डांट के बोलता है कि इनको 1 हफ्ते में दो वरना सस्पेंड करवा दूंगा। बड़ा अधिकारी बोलता है, आपको पूरा गट्ठा के गट्ठा मिलेगा, उसमें देखिए कितनी नौकरी थी, कितनी मिली और कितनी बाकी है। वो रिजर्वेशन में भी चोरियां होती है और दूसरी जातियों को दी जाती है, और वो किस आधार पर दी जाती है आप सब जानते हैं, वो मैं मंच पर नहीं बोल सकता। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो बड़ा सुंदर कायदा भारत देश में पहली बार निकला है, उसका उपयोग करो। 2005, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब दूसरा अपना अनुच्छेद है साहब, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद क्रमांक 16, राइट टू इक्वालिटी। इसमें इतनी इक्वालिटी दी है, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें 6 फ्रीडम्स बाबा साहेब ने दिया है संविधान के माध्यम से, 6 फ्रीडम। ये इतने महत्वपूर्ण है अपने आप में। एक तो उन्होंने ये फ्रीडम दिया, आप स्पीच दे सकते हो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, 6 फ्रीडम्स दिया।
अब कौन से 6 फ्रीडम से आप इसको थोड़ा गौर फरमाइए। एक फ्रीडम ये दिया उन्होंने कि आप भाषण दे सकते हो। अभी मेरे भाई ने भाषण दिया, मैं आके भाषण दे रहा हूँ, जो मेरे को लग रहा है मैं दे रहा हूँ, भाषण में कोई रुकावट नहीं है। बस बाबा साहब ने एक चीज बोली है कि भाषण देते वक्त एकमात्र चीज का सिर्फ ध्यान रखें, गौर करें कि वो चीज आपके भाषण में निकलना नहीं चाहिए, और वो चीजें किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, आहार उसको नहीं होना चाहिए। इसका ख्याल रखते हुए आप भाषण दे सकते हो गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, आप अपने विचार रख सकते। अभी मेरे मित्र, मेरे भाई ने कितने अपने विचार कितने अच्छे रखे, आपने सुना होगा। अभी आचार्य अधिवक्ता संदेश भालेकर साहब ने विचार रखे, कोई उनको रुकाया? ये क्यों नहीं रुकाया? क्योंकि संविधान ने उनको परमिशन दिया, हर नागरिक को दिया, आओ अपने विचार को रखो, सिर्फ किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इसका बिल्कुल विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर तुमने किसी देश को, किसी धर्म, जाति नहीं लिखा है, धर्म को अगर ठेस पहुंचाया, उस पर कलम लगेंगे, प्रोसिक्यूशन होगा, अभियोजन होगा। तो ये विशेष ध्यान रखें कि उसमें किसी धर्म को ठेस कैसा पहुंचाओगे। आप बोलो ना कितना बोलना है, तो आपको पूरा अधिकार बाबा साहब ने दिया। बड़े सोच समझ के बना है ये संविधान, ऐसा नहीं बना है, जल्दबाजी में नहीं बना है। तो किसी धर्म को ठेस नहीं होना चाहिए। आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, अपने एसोसिएशन को चला सकते हो, समझे, और उसको अपने मुताबिक चला सकते हो। फिर रेसिडेंस का आपको अधिकार मिला है। रेसिडेंस यानी क्या है? आप अपना नागपुर के नागरिक है, बंबई में रह सकते हैं, बंबई वाला कलकत्ता में रह सकता है, कलकत्ता वाला बेंगलोर में रह सकता है, समझे ना। और आपके शहर का किसी और नागपुर में आकर रह सकता है, उसके लिए कोई पासपोर्ट नहीं होना और वीज़ा नहीं होना। तो इसके लिए आपका रेसिडेंस कहीं यहाँ पर है, आप प्रॉपर्टी वहाँ खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी का भी एक अनुच्छेद है, वो बाद में इसको लूँगा मैं, तो वो कर सकते। मैं वकील हूँ, आप जानते हैं, मैं अभी नागपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं मुंबई भी कई बार गया, वहाँ पर भी प्रैक्टिस करा। मैं दिल्ली जा सकता हूँ, दिल्ली भी गया, बेंगलोर, कलकत्ता, मद्रास, कहीं पर भी जा सकता, मेरे को कोई रुकावट नहीं है। तो प्रोफेशन में ये भी एक अधिकार दिया गया। 6 फ्रीडम में से एक फ्रीडम ये दिया गया कि आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कहीं पर भी रह सकते हैं, और आखिरी ये है कि आप धंधा कहीं पर भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान के लिए इसको कोई वीज़ा नहीं होना और कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में तो आप कश्मीर में भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कश्मीर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब से अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया। तो मेरे बोलने का तात्पर्य कुल मिला कि ये है, ये 6 फ्रीडम्स बाबा साहब ने दिए, तो इसका भरपूर हमने फ़ायदा उठाना चाहिए। अब मैं नागपुर से, हम लोग नागपुर से भाषण दे रहे, इसका अधिकार भी अपना बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया। बाबा साहब ने एक बड़ी सुंदर चीज़ लिखी साहब संविधान में, वो आप इसको थोड़ा गौर फरमाएं कि बाबा साहब ने स्पीच को क्या बोला है? स्पीच इज द मदर ऑफ ऑल अदर लिबर्टीज ग्रांटेड टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री एज कंपेयर टू अदर लिबर्टीज। इसको पूरे अधिकार या फ्रीडम, आज़ादी की माँ कहते हैं। माँ का शब्द का प्रयोग करा साहब संविधान ने। इज द मदर ऑफ ऑल अदर बेनिफिट्स एज कंपेयर टू अदर लिबर्टीज ग्रांटेड बाय द लेजिस्लेचर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मदर ऑफ, आप देखो स्पीच के माध्यम से आप अपने विचारों को रखो, लाखों लोगों के सामने, करोड़ों लोगों के सामने, कोई रुकावट नहीं है। तो ये लिबर्टी भी किसने दिया? बाबा साहब ने अपने संविधान में दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और ये माँ है पूरे आज़ादियों की। उसके तुलना में अगर ये देखें तो इसकी महत्व बहुत ज़्यादा है। फिर अब दूसरा अनुच्छेद को मैं टच करता हूँ, अनुच्छेद 25 में क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप कोई भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हो, यानी इख्तियार कर सकते हो और उस पर चल सकते हो, जैसा आप चाहे वैसा उस पर चल सकते हो। उसमें आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, एसोसिएशन को अपने मुताबिक चला सकते हो, उसमें बॉडी फॉर्म कर सकते हो, उसको पंजीयन कर सकते हो, समझे ना। और वो रिलीजियस जो संस्था है, धार्मिक संस्था है, उसकी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, उसमें कोई ये रोक नहीं। चल संपत्ति, अचल संपत्ति, ये दोनों शब्दों का प्रयोग है, वो खरीद सकते हो और उस धार्मिक संस्था के लिए ही उसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दूसरे उपयोग के लिए नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़। अगर तुमने वो अपना चल अचल संपत्ति को दूसरे उपयोग के लिए लिए, वो गैर कानूनी है, किसी ने कंप्लेन करा तो तुम्हारा जो धार्मिक संस्था वो बंद हो सकती है, खत्म हो सकती है। जिस पर्पस के लिए अचल और चल अचल संपत्ति, वो धार्मिक संस्था के काम में आना चाहिए।
जैसे कि आपने एक प्रॉपर्टी ली है, आपने उसको किराए से भी दे दिए, उसका जो उत्पादन आया किराए के रूप में, वो धार्मिक संस्था में आप और क्या क्या चीज़ कर सकते हो, उसका उपयोग उसमें करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और जो धार्मिक संस्थाएं हैं उसमें ऐसा भी लिखा गया आगे कि उसका उपयोग आम जनता को होना चाहिए। अब भैया देखो, आम जनता को उसका उपयोग कैसा होगा? कोई भी धर्म का ले लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हिंदू भाई का ले लीजिए, उसके घर में शादी हो रही है, तो कौन उसका अपना शादी रचाएगा और कौन अपना पवित्र गीता के श्लोक पढ़ेगा? पंडित को मालूम था, अपने को मालूम रहता है कि वो अपना क्षेत्र नहीं है, तो वो पढ़ेगा, पूजा पाठ करेगा, जितनी विधियां हैं वो पूरी करके शादी को पूर्ण करेगा, जब वो कायदे से शादी कहलाती है। मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में जब तक मौलवी नहीं आएगा, पवित्र कुरान के जो वर्सेस हैं वो नहीं पढ़ेगा, जो पढ़ना बस वो ही है, दूसरी बाल बराबर की चीज़ भी एडिशन डिलीशन नहीं करेगा, और पूरी प्रक्रिया करने के बाद में निकाह मुकम्मल होगा, यानी संपूर्ण होगा, मुकम्मल यानी पूरा कंप्लीट होगा, जब जाके शादी होंगी। तो अपने को वो रिलीजियस संस्था या धार्मिक संस्था बोलना चाहिए, धार्मिक संस्था से फायदा हुआ कि नहीं। अब जैसा धार्मिक संस्था का कोई हॉल है, जैसे ये ऐसा हॉल है, किसी ने दान कर दिया, तो ये धार्मिक संस्था कोई धार्मिक काम के लिए फ्री में देना चाहिए, और अगर पैसे भी लेते तो नॉमिनल पैसा लेना चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए। मेरे बोलने का तात्पर्य कुल मिला के ये है मेरे भाइयों और बहनों, कि जो धार्मिक संस्था का तुमको परवानगी अनुच्छेद 25 के माध्यम से मिली है, उसका उपयोग भरपूर करो, दुरुपयोग करना गलत है, नहीं तो तुम्हारी धार्मिक संस्था बंद की जाएंगी कायदे से। अब 26 में क्या लिखा है? 26 में भी कुछ अपना शर्तें लिखी है कि धार्मिक संस्था में आप किस तरीके से चलाओगे, उसकी भी पूरी विस्तृत जानकारी अनुच्छेद 26 में दी गई है। 3-4 अपना अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, जिसमें धार्मिक संस्थाओं के बारे में लिखा है। आप कोई भी धर्म में रह सकते हो, उसको प्रोफेस कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, सब प्रचार कर सकते हो और संचार कर सकते हो। संचार का इतना बड़ा क्षेत्र है कि सिर्फ अपने देश में नहीं, दूसरे देश में भी जाके कर सकते हो, उसका कोई रुकावट नहीं है कि अपने देश में तुम संचार कर सकते हो या प्रचार कर सकते हो, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसके बाद में 2 अनुच्छेद बड़े महत्वपूर्ण हैं साहब, अनुच्छेद 23 और 24। ये बहुत महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ, क्योंकि ये चीज़ हम रोज के लाइफ में देखते हैं। ये क्या है? राइट टू इन्फोर्समेंट ऑफ, ये इसको क्या बोलते हैं, ज्यादती को, शोषण, जो शोषण होता है उसमें, उसके लिए अनुच्छेद 23 और 24 बनाई गई है। 23 और 24 में क्या लिखा है कि किसी के साथ में कोई शोषण नहीं होगा। जैसा कि एक बालक है, उसको जबरदस्ती तुम काम कराने लगाओगे उम्र 6 से 14 के अंदर, ये घोर और जघन्य अपराध है, आप उसको करा नहीं सकते, वरना जो इंसान उसको एम्प्लॉय करा है, इंगेज करा है, उस पर कलम लगेंगी और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, यानी इंसानों का खरीदना और बेचना, ये भी संविधान में लिखा है अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। अगर तुम किसी को, कोई लेबर को खरीदते हो और फिर बेचते हो, वो भी घोर और जघन्य अपराध कर लेगा। इंसानियों को खरीदा नहीं जा सकता और बेचा नहीं जा सकता, जो आज भी होता है। और आखिरी उसमें एक है कि महिलाओं को आप खरीद के गलत काम के लिए नहीं बेच सकते, वो भी घोर और जघन्य अपराध है। उसको ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स और ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन या फीमेल्स कहा जाता है। ट्रैफिकिंग, बेचना, मनुष्य में कॉमन हो गया, औरत आदमी उसको बेचते, इसको हमने बेच दिए, अब उससे उसको लेबर का काम कराएंगे। और आखिरी है महिलाओं को बेचना, जो घोर और जघन्य अपराध है, उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा है। तो ये 23 और 24 में दिया गया। तो एक चीज़ और उसमें दी गई, बैगर नाम की चीज़ है। बैगर नहीं, BEGAR, वो बैगर अलग है, फ़कीर, गरीब। बैगर का मतलब क्या होता है? ये भी बहुत ज़्यादा थी अपने देश में, पहले भी होती थी, अब तो नहीं के बराबर होती है। आप किसी लेबर को इंगेज कर रहे हो और उसका जबरदस्ती इंगेज कर रहे हो और उसको पैसा नहीं दे रहे हो, काम करा लिया, नहीं देता पैसा, इसको बैगर बोलते हैं। BEGAR, वो बैगर नहीं है, BEGAR, ये तो ये बैगर है। और फिर ये 2 चीज़ मैंने बताया है कि अपना खरीदना, ह्यूमन बींग्स को खरीदना, बेचना, और महिला का भी व्यवसाय करना, ये घोर और जघन्य अपराध संविधान के रोशनी में माना जाता है।
फिर एक अनुच्छेद और है अस्पृश्यता, वो आर्टिकल 17 में आता है, जो इस देश में बहुत भयंकर था। तो आपको मालूम है वो तो इतना उरूज पे था कि अब बताना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि हम सबको मालूम है। कोई एक विशेष जाति के इंसान किसी मंदिर में जा नहीं सकते थे, कुएं पर पानी नहीं भर सकते थे, सार्वजनिक नल में पानी नहीं भर सकते थे, और कोई मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, कहीं पर भी जा नहीं सकते थे, किसी की शादी में अटेंड नहीं कर सकते थे। इतनी भयंकर अपना शोषण हुआ है। तो ये एक ऐसा अपराध माना जाता है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। घोर और जघन्य तो मामूली है, इससे भी खतरनाक अपराध है अगर आज कोई इस चीज़ को मानता है, जो कुछ हद तक दिखती है उत्तर प्रदेश में, ऐसा मैंने सुना है। अनटचेबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं, जो अनुच्छेद 17 के माध्यम से संविधान में लिखा गया। ऐसे अनेक अपना अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, जहाँ पर बाबा साहेब ने इतनी मूलभूत अधिकार और हक दिया। जैसा कि अब मैं थोड़ा कानून की तरफ हटूँगा, एक अनुच्छेद 22 है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि आरोपी को पकड़ लेते हैं। आपने भी सुना होगा, सैकड़ों बार पेपरों में पढ़ा होगा, और हम तो रोज ही देखते। उसमें सजा है 5 साल की, उसमें सजा है 5 साल की, और वो जेल में, उसको बोलते हैं लैंग्विश, यानी जेल में सड़ रहा है 8 साल से, कोई 10 साल से। और जब उसका न्याय निर्णय बाहर निकलता है, न्यायालय के बाहर से बाहर निकलता है, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट होता है, तो मालूम पड़ता है वो बरी हो गया, और 10 साल उसके जीवन के मध्यवर्ती कारागृह में चले गए, यानी सेंट्रल जेल में। ये 10 साल कौन भरेगा? सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में आया, अरे ये तो बहुत घोर जघन्य अपराध है। फिर छोटे न्यायालयों को उनने बोला कि इनके जो अंडर ट्रायल बोलते हैं इंग्लिश में, अंडर ट्रायल का निपटारा जल्दी करो। हम जब भी जाते, मैं भी सैकड़ों बार कोर्ट में गया, वकील साहब आता आम्ही तुमचा केस घेऊ शकत नाही, हे अपना उच्च न्यायालयाचा आम्हाला सरकार हे अपना खटले घ्या, नंतर उसे केस करा। तुम्हाला जर माझी कंप्लेंट करायचं तो प्रमुख अपना डिस्ट्रिक्ट जज आहे, जिल्हा अधिकारी न्यायाधीश, त्यांना करा, आम्ही घेऊ शकतो, हे सर्क्युलर आहे, आम्ही सेफ राहणार, तुम्हाला कुठल्याही प्रकारच्या आम्हाला नाही होणार, तुम्हाला नाही होणार, फटकार तुम्हाला मिळणार आहे, आम्हाला मिळणार नाही कुठल्या परिस्थितीमध्ये। पहिल्यांदा अंडर ट्रायल 10-10 साल रहे, 15 साल रहे, रिजल्ट निकला, बरी हो गया, 15 साल चले गए उसके। अच्छा, एक और चीज देखने में आई, अब ये लोग क्या करते साहब कि डिफॉर्मेशन का केस डालते, डैमेजेस का केस डालते, कौन? जो बरी हो गया। अब उनकी क्या मीटिंग हुई हम समझ सकते हैं वरिष्ठ होने के नाते। A to Z पेटिशन डिसमिस, कि मेरे 15 साल की भरपाई तो कोई सुनवाई नहीं, डिसमिस। क्यों? गवर्नमेंट को ये मालूम है इसका अलाउ करूंगा, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो बन जाएंगे एक दलील, एक रूलिंग, अपना खटले घ्या, नंतर उसे केस करा। तुम्हाला जर माझी कंप्लेंट करायचं तो प्रमुख अपना डिस्ट्रिक्ट जज आहे, जिल्हा अधिकारी न्यायाधीश, त्यांना करा, आम्ही घेऊ शकतो, हे सर्क्युलर आहे, आम्ही सेफ राहणार, तुम्हाला कुठल्याही प्रकारच्या आम्हाला नाही होणार, तुम्हाला नाही होणार, फटकार तुम्हाला मिळणार आहे, आम्हाला मिळणार नाही कुठल्या परिस्थितीमध्ये। पहिल्यांदा अंडर ट्रायल 10-10 साल रहे, 15 साल रहे, रिजल्ट निकला, बरी हो गया, 15 साल चले गए उसके। अच्छा, एक और चीज देखने में आई, अब ये लोग क्या करते साहब कि डिफॉर्मेशन का केस डालते, डैमेजेस का केस डालते, कौन? जो बरी हो गया। अब उनकी क्या मीटिंग हुई हम समझ सकते हैं वरिष्ठ होने के नाते। A to Z पेटिशन डिसमिस, कि मेरे 15 साल की भरपाई तो कोई सुनवाई नहीं, डिसमिस। क्यों? गवर्नमेंट को ये मालूम है इसका अलाउ करूंगा, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो बन जाएंगे एक दलील, एक रूलिंग के माध्यम से हमें हजारों लाखों करोड़ों लोग को देना पड़ेगा, हम बिक जाएंगे तो इनके भरपाई नहीं दे सकते करके मुद्दाम जानबूझ के बिगर मेरिट्स में वो पेटिशन को डिसमिस कर देते। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर उसने अपनी जिंदगी के 10 साल का मुआवजा मांगा, भरपाई की मेरे को मुआवजा होना, मैं तो बरी हो गया, तुमने बरी करे, तुम्हारे न्यायालय ने बरी करे, मेरे 10 साल कहाँ गए, मेरे 12 साल का मुआवजा तो वो डिसमिस कर दी गवर्नमेंट। ये षड्यंत्र को समझने की कोशिश करो, ये सब शोषण में आता है सब। बाबा साहेब ने अनेक बार कहा अपने भाषणों में, उनकी दूसरी पुस्तकें पढ़िए, मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन ये सिलसिला मेरे मरणोपर्यंत भी चालू रहना चाहिए, वो है संघर्ष। इस देश में संघर्ष के बिगड़ कोई चीज नहीं मिलती। बताओ मेरे को कौन सी चीज मिल रही है? आज अपना मेरे मित्र, मेरे भाई संदेश भालेकर साहब ने बोला, ऐसा आंदोलन जो किसान का भारत देश में हो रहा, कभी आप देखिए, जो यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, ऐसा कभी आंदोलन इस देश में कभी हुआ कि इतना तीव्र किस्म का आंदोलन। मर रहे, कई लोग मर गए वहां पर, 40-50 लोग मर गए ठंड से, पर आंदोलन नहीं छोड़ रहे।
तो आंदोलन के बगैर आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं। आज भी आपको बहुत चीज़ मिलना बाकी है, वो आपको संविधान के रोशनी में लेना है। आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से सब चीज़ निकालिए, आपको इतनी चीज़ मालूम पड़ जाएंगी, अरे बाप रे ये तो इतनी बड़ी चीज़ है, हमारा हिस्सा तो वो भलती को दिया जा रहा है। आप हाई कोर्ट में केस डालिए, बराबर जीतोगे आप। और वो जो अपना अधिकारी को निलंबित किया जाता है, बाद में डिसमिस किया जाता है, उसके लिए संघर्ष होना। बिगड़ संघर्ष क्यों नहीं होगा? आप बोलेंगे बिगड़ संघर्ष होगा तो नहीं, देश में संघर्ष के बिगड़ कोई काम नहीं होता। बाबा साहब ने हरदम बोले अपने भाषणों में, उनकी दूसरी पुस्तकें पढ़िए, संघर्ष करना पड़ेगा, एजिटेशन करना पड़ेगा। ये आंदोलन देखो ना कैसा था, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया अपना किसान के आंदोलन ने। दुनिया से प्रतिसाद आ रहे, अगर नहीं तो आप बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। दूसरे कनाडा से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, दूसरे देशों से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है कि किसान की बात मानो करके, वहाँ तक बात पहुँच गई। कितना तीव्र रूप से ये आंदोलन हुआ। आपको भी आंदोलन करना है, बहुत चीज़ अभी नहीं मिलना बाकी है। और जब तक आंदोलन नहीं करोगे और हकीकत को पहले मालूम करो, अपने अधिवक्ता से मिलो, अनुभवी अधिवक्ता से मिलो जो इस क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं, और फिर रिट पिटीशन डालो, वो बन जाती है एक दलील। सिर्फ वो व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी दादा, याद रखो। ये दलील क्यों होती है? दलील का मतलब समझते, जैसा ये कोई हाई कोर्ट ने दिया नागपुर के तो महाराष्ट्र के लोगों को फायदा होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने दी तो पूरे देश के लोगों को वो क्षेत्र में फायदा होगा। तो पूरे यानी क्या कहते हैं, देश के जो वंचित वर्ग है वो सबको फायदा पहुंचेगा। वो चीज का नाम है आंदोलन करना, केस दाना, लीगल करो। इलीगल के लिए मैं कभी इशारा नहीं करूंगा साहब। दूसरा एक पॉइंट रखता हूं आपके सामने। 3 बड़े बड़े केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए, एक उन्नी कृष्णन का, एक मोहिनी जैन का, और एक तो बहुत सुप्रसिद्ध महिला है मेनका गांधी का। इनने 3 केसेस नीचे अदालतों से उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या अपेक्स कोर्ट तक लेके गए, और उन्हें यह कहा ये बच्चे लोग को ये लोग एम्प्लॉय करते हैं कि आर्टिकल 21A के माध्यम से तीनों का यानी रस एक ही चीज है मुद्दा करके मैं तीनों को, ये 3 लोगों ने उन्नी कृष्णन, मोनिका अय्यर और मेनका गांधी, कि ये बच्चों को एम्प्लॉय करते, ये तो घोर जघन्य अपराध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो सही में घोर जघन्य अपराध है, और जिनने भी अब 6 साल और 14 साल के बीच में किसी बच्चे को अपना ये रखा, इंगेज करके रखा अपने नौकरी पे, उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और उसमें उस रूलिंग में इतनी बड़ी रूलिंग है तो वो तो मैं बता ही नहीं सकता आपको, उसका सारांश बता रहा हूं कि 6 से 14 साल के बच्चे को, बालक को कंपल्सरी शिक्षण देना अनिवार्य है। जो माँ बाप ने नहीं दिया तो माँ बाप पे भी कलम लग सकती है, क्योंकि शिक्षण आज अपना स्कूलों में बिल्कुल फ्री हो गया। हमारे ज़माने में नहीं था, अभी फ्री हो गया, और खाना मिलता, वहाँ कपड़े मिलते हैं, पुस्तक मिलते हैं, और ऐसी कई सामाजिक संस्थाएं हैं, मेरे को मालूम है नागपुर की कई है ऐसी, पूरे हिंदुस्तान में है, जो देखती है कि कौन सा स्कूल गरीब है, वहाँ पर कपड़े प्रोवाइड करती है और किताबें देती है, फीस के लिए देती है, दीवार वगैरह को टूट गई उसको बनाने के लिए देती है, और खुशी खुशी जाते वो स्कूल में, उसके संस्थापक को मिलते, प्रिंसिपल को मिलते हैं, और वहाँ उनको अपना दान प्रदान किया जाता है। ये चैरिटी का काम किया जाता है, ये सेवा उपलब्ध कराई जाती है। तो आज गवर्नमेंट के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, और कई इसमें ग्रांट्स मिल रहे हैं, और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी ग्रांट दे रही है। तो इसका कारण ये है कि जो बाबा साहब ने बोला कि पूरे देश के लोग, ये साक्षरता मिशन जो चलाई गई थी उसमें पूरे देश के लोग, लड़की हो या लड़के, सब ने शिक्षण प्रदान करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जब ये देश विकसित होगा और समृद्धि की ओर अग्रसर करते चले जाएगा। फिर एक आर्टिकल है साहब, आर्टिकल नंबर 29 और 30 नहीं, 30 और 31, 30, 31A और 31ABCD या अमेंडमेंट्स है। इसके माध्यम से आप कोई भी इंसान प्रॉपर्टी कहीं खरीद सकता। अनुच्छेद 31 और 31ABCC 3 है, इसमें प्रॉपर्टी खरीद सकता, इंक्लूडिंग कश्मीर अभी। और एक बड़ा सुंदर ये है अनुच्छेद 32 से 35, 32, 33, 34, 35 ने 4 अनुच्छेद है। उसमें ये लिखा गया है कि कोई मूलभूत अधिकार 12 से लेके
31 तक छूट गया है। और जैसा कि इंसान ने बनाते बनाते कुछ चीज छोड़ देता कि लाखों चीज़ है, लाखों में से कुछ चीज़ छूट गई, तो वो चीज़ जो छूट गई है तो अनुच्छेद 32 और 35 के माध्यम से वहाँ लिखा गया है, उसके माध्यम से आपको जो बची हुई मूलभूत अधिकार है 32 से 35, याद रखना, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो उसको प्रदान की जाएंगी जो रह गई है। तो बोलने का तात्पर्य है ये है कि कोई भी चीज़ बाबा साहब ने छोड़ा नहीं। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूं मैं आपको कि उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न जजमेंट्स में, उसको न्याय निर्णय भी कहते हैं, रूलिंग्स भी कहते हैं, साइटेशंस भी कहते हैं, केस लॉ भी कहते हैं, कई शब्द, अथॉरिटी भी कहते हैं, एक बड़ी सुंदर चीज़ कही, ये सबसे महत्वपूर्ण है मेरे भाषण की, कि निचली अदालतों में, और निचली अदालत सिर्फ एक ही होती है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन करना उच्च न्यायालय के अधिकार है, छोटे कोर्टों को नहीं है, निचले में सिर्फ उच्च न्यायालय। कोई एक शब्द संविधान में दिया गया, ये समझने की कोशिश करिए आप, इसका आप भी प्रयास करना, प्रयोग करना और प्रयत्न करना, इस चीज़ से आपको कोई फायदा हो, ये आप इसकी कोशिश करना। तो उसका जो एक लिटरल मीनिंग है वो नहीं निकालना, उतना ही नहीं निकालना, उसके अनेक मीनिंग या मतलब निकालना। जैसे एक वर्ड है, उसका एक मीनिंग है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में लिटरल मीनिंग, परंतु उसके अगर 50 मीनिंग निकलते हैं तो 50 मीनिंग निकालो, और 50 जो उसके मीनिंग या अर्थ, जिसको हिंदी में अर्थ कहते हैं, वो अर्थ के बैनर तले जो जो बेनिफिट्स मूलभूत अधिकार के माध्यम से मिलती है वो उनको, लोगों को, इस देश के नागरिकों को प्रदान करो। आप समझने की कोशिश करो इसका अर्थ क्या है। जैसा एक शब्द का मीनिंग एक है तो उतने ही क्षेत्र में आपको मूलभूत अधिकार प्राप्त होगा, बाकी में नहीं होगा। उसको उन्हें कौन से शब्द का प्रयोग करा, इंग्लिश में एक्सपांड करो उसको कई मीनिंग निकालो। अब उसके 50 मीनिंग निकाले तो 50 आपको मूलभूत अधिकार बढ़ते जा रही है। अभी एक आपको चीज बेनिफिट मिल रही थी, अब 50 मिल रही है। तो डांटते हुए उसने छोटे निचली अदालतों को कहा उसको एक्सपांड करो, वो वर्ड के लिटरल मीनिंग, एक मीनिंग मत जाओ, ये गलत है, उसके कई मीनिंग निकालो। और मीनिंग निकालने के बाद में जितने, अगर 50 उसके शब्द का अर्थ निकलता है और 50 उसमें बेनिफिट्स अगर तुम दे सकते हो मूलभूत अधिकार के माध्यम से, तो 50 ये क्या बोलते हैं मूलभूत अधिकार जो नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन, जिसको हिंदी उर्दू मराठी में बोलते हैं तर्क लगाना, वो तर्क अच्छे से लगाओ। जैसे उदाहरण में एक और चीज़ जब आप समझेंगे, आपको भी एक शब्द ले लीजिए, उसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखिए, आपको एक शब्द का मीनिंग एक मिलेगा, 2 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, 100 तक मिलेंगे। शब्द एक है, उसके अनेक अपना अर्थ है। आप कभी उठा के देख लीजिए, मैं तो रोज पढ़ता हूँ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, एक वर्ड के 1 से 100 तक मीनिंग है, कहीं तो 100 के ऊपर भी है। अब 100 शब्द के मीनिंग आ गए तो जो व्यक्ति है, जो इस देश के नागरिक गण हैं, उसको 100 अलग अलग किस्म के बेनिफिट मूलभूत अधिकार या मूलभूत हक के माध्यम से मिलेंगे। उसको एक्सपांड करो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबा साहब का जो इंटेंशन था कि भैया मेरे देश के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा मूलभूत अधिकार मिले, क्योंकि मूलभूत अधिकार रोज लाइफ में इस्तेमाल में आता है, इसलिए उसको एक्सपांड करें, उसको इसका नैरो मीनिंग ना ले, इसको थोड़ा समझने की आप कोशिश करो। आपके यहाँ जो भी वकील होगा, जो मैं बोला वो मेरी लैंग्वेज समझेंगे, वो थोड़ा डांटते हुए लैंग्वेज में उसने अपना ऐसे कहा कि एक्सपांड करो और जितने ज़्यादा उसके मीनिंग निकलते हैं उतने अपना लोगों को प्रदान करो, ताकि कोई भी वंचित मूलभूत अधिकार से ना रहे। ऐसे अनेक अपना मूलभूत अधिकार है संविधान में, मैंने चंद को लिया हूँ, और कुछ ऐसे भी अधिकार है जो अभी भी हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं। आपको पहले इसको स्टडी करना पड़ेगा, और स्टडी करके इसके बाद में देखना पड़ेगा कि भैया कौन सी चीज़ को हमको संविधान में मिल सकती है और नहीं मिली। ये संभव कब है, जब आप संविधान पढ़ोगे, अरे ये चीज़ तो अपने को मिल सकती है, अपने को मिल ही नहीं रही, आपके मुंह से ये निकलेगा, उसको अच्छे से पढ़ो। संविधान हर भाषा में उपलब्ध है, मराठी में है, हिंदी में, इंग्लिश में, दूसरी भाषाओं में। अगर उसके बावजूद भी आपने समझते तो कोई सीनियर वकील से, वरिष्ठ वकील से उसका अर्थ पूछो, और फिर वो जो मैंने कहा आपसे द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के माध्यम से तुम पूरे डिटेल्स लो। आपको मालूम पड़ेगा कि कई चीज़ आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, आप वंचित है उसमें भी।
आज भी शोषण उसके माध्यम से हो रहा है, तो उसको हासिल करने के लिए आपको संघर्ष करना ज़रूरी है। और भाइयों, मैं एक चीज़ बोलूँगा, फिर थोड़ी देर के बाद में 2-4 मिनट के बाद में अपने 2 शब्द को विराम दूंगा कि इस देश में, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया हूँ, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, बिगड़ संघर्ष का कोई चीज़ नहीं मिलेगी। संदेश भारेकर साहब ने बिल्कुल सही बोले कि जब तक संघर्ष नहीं होगा नहीं मिलेगा, ये संविधान में लिखा है। बाबा साहब ने अनेक अपने भाषणों में बोला, सिर्फ संविधान नहीं बाबा साहब ने लिखे नहीं, कई पुस्तकें लिखे, उसमें देखो आप संघर्ष करता, आखिरी लम्हे तक बाबा साहब ने संघर्ष करे, उनके प्राण की आहुति दे दी उनने, लेकिन संघर्ष करना उनने कम नहीं करे। और ये मैसेज देके गए, मैं तो जा रहा हूँ, परंतु तुमको शोषण जरूर किया जाएगा, तुम शोषित वर्ग हो, किसी न किसी रूप में किया जाएगा, संघर्ष छोड़ना नहीं। और संघर्ष के माध्यम से जो चीज़ तुम्हारा अधिकार है, वो अधिकार तुमको प्राप्त करने के लिए आपको जो भी करना है सब प्राप्त तुम सिर्फ अपना संघर्ष के माध्यम से कर सकते हो, उसकी बिगड़ नहीं। पहला संघर्ष यानी एकदम डायरेक्ट संघर्ष पे नहीं आना, आंदोलन पे नहीं आना, पहले देखना क्या चीज़ है, किस चीज़ से आपको वंचित किया जा रहा है, फिर उसमें आप रेट पिटीशन डालो हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल्स 226 227 के अंतर्गत, आप देखो कि आपको वहीं रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट में आपके पक्ष में होगा तो आपके भाई लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के, उसमें आपको फायदा होगा। ये चीज़ है, संविधान ने ये सिखाया। और उसके बाद नहीं हुआ तो फिर आंदोलन है, स्ट्राइक से, डेपुटेशन है, कई चीज़ अवेलेबल है, कायदे से करो, सब होता है। तो भाई और बहनों, मेरे दूसरे भी भाई लोग बैठे मंच पे अपने विचार प्रकट करने के लिए, और एक बात और कहता हूँ कि बिगड़ संघर्ष के कोई चीज़ प्राप्त नहीं होंगी। एकता रखो, अखंडता रखो, सब भाईचारा रखो और अच्छे से मिलके रहो और अपने जो अधिकारों को पहचानो। और अधिकारों को पहचानना उस वक्त संभव होता है जब आप पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना उसको, 2-2 पेजेस, 4-4 पेजेस, 5-5 पेजेस, तो आपको मालूम पड़ेगा। आप बोलते हैं संविधान इतना अच्छा है, हम भी बोलते हैं संविधान इतना सुंदर है, अति सुंदर, इसमें दो मत नहीं है, परंतु कब बोलेंगे, जब उसको पढ़ेंगे। जब सुपरफिशियली पढ़ना नहीं है, 2-2, 3-3 पेजेस पढ़े और उसको समझे और फिर देखिए कि क्या चीज़ हमको मिलना चाहिए और क्या नहीं मिली। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिल रही, जो मिलना चाहिए हमें, तो वो चीज़ प्राप्त करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। जब आपके अधिकार आपको मिलेंगे, वरना आप फिर भी उस प्रकार से शोषित नहीं कहलाओगे जिस प्रकार से थे, परंतु फिर भी कई एंगल के दृष्टिकोण से आप शोषित फिर भी कहलाओगे। इसलिए संघर्ष करना सीखो, जो बाबा साहब ने सिखाया, और इतने अति सुंदर संविधान की सुरक्षा करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ मैं अपने 2 शब्दों को विराम देते हुए आपसे रजा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। ॲडव्होकेट अब्दुल बशीर सर, उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी फंडामेंटल राईट्स अर्थात मूलभूत अधिकार या विषयावर आपले मनोगत इथं व्यक्त केले। यानंतर मी संविधान, नागरिकत्व, मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्य या विषयातील कर्तव्य म्हणजे ड्युटीज, फंडामेंटल ड्युटीज या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आमंत्रित करतो आयुष्यमान पवन मेश्राम सर, संयोजक आर्थिक साक्षरता मिशन, डॉक्टर आंबेडकर बिझनेस स्कूल नागपूर यांनी फंडामेंटल ड्युटीज या विषयावर आपलं मार्गदर्शन करावं। परिवर्तनाचं काम केलं जगामध्ये, त्या सगळ्यांना मी वंदन करतो। माझे गुरु गाडगे बाबा, मी मुळीच शिकला नाही, शाळेत गेलोच नाही, पण माझ्या गाडगे बाबांनी मला शिकवलं। बिना पुस्तकानं, बिना पाटीनं आणि बिना लेखनानं मी शिकलेला माणूस आहे। माझं जीवन माझं सर्व समय गेलं। मी आता 89 वर्षाचा माझा चालू आहे, आता 90व्या वर्षी मी पदार्पण करणार आहे। संघर्षाशिवाय काही मिळत नाही, संघर्ष केलंच पाहिजे। आणि म्हणून माझा एक नारा होता, हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संघर्षाशिवाय काय मिळत नाही हे बाबासाहेब सांगितलं आणि भाषणामध्ये मगाशी सांगितलं साहेबांनी की संघर्ष करा। कशासाठी संघर्ष? मूलभूत अधिकारासाठी संघर्ष,
मूलभूत अधिकारासाठी सांगितलं. घटनेवर मला जास्त बोलता येणार नाही कारण मी शिकणार नाही जास्त. पण एक गोष्ट सांगतो, आज जो जन्माला येणारा मुलगा आहे या देशात, तुमच्या पोटी आज जो जन्माला येणारा मुलगा तो या देशाचा मालक म्हणून जन्माला येतो, हे लक्षात ठेवा. मालक, मग तो मुलगा तुमचा मालक, तुम्ही मालक आहात की नाही? सगळे मालक आहात. सगळ्या मालक लोकांना मी वंदन करतो, नमस्कार करतो. बंधनो, तुम्ही मालक या देशाचे असून, आता तुम्ही मालक असून खरंच तुम्ही मालक आहात का? फरड्यावर हात ठेवून सांगा. नाही, याचं उत्तर आहे खरं नाही. कारण या देशाचा मालक आत्महत्या करतो, या देशाचा मालक फाशी लागून मरतो, या देशाचा मालक रेल्वेमध्ये मरतो. याचं कारण काय? मालक कसा मरतो? अहो, तुम्ही जो चालक बनवला आहे तो तुम्ही शुद्ध मन बनवला नाही. हा तुमचा गुन्हा आहे, आमचा गुन्हा आहे. आम्ही गुन्हा करतो, आम्ही चांगल्या माणसाला बदनाम नाही करत. मी तुम्हाला एक आठवण सांगतो, वेळ जातो नाही आपण बोलतो मी होतो, मला अध्यक्ष यांनी माहिती दिलं सर. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना मंजूर झाली 26 नोव्हेंबरला. आज गणितात दिन, आजपासून मंजूर अंमलात आली. बाबासाहेब बाहेर निघाले लोकसभेच्या. त्याच्याबरोबर आचार्य कृपयानी नावाचा माणूस बाहेर निघाला. जे कोणी असतील बुद्ध त्यांनी पेपर वाचलं असेल, मी वाचलो त्यावेळेस. बाबासाहेब हसत होते. आचार्य कृपयानी म्हणाले, बाबासाहेब आज तुम्ही खूप खुशीत दिसता, हो आनंदी दिसता. हो म्हणजे आज मी आनंदीच आहे, खरं खुशीच आहे. काहून? आज माझा विजय झाला. तुमचा विजय? तुमचा कसा काय विजय झाला? अहो, या देशातल्या शेतकऱ्याला, शेतमजुराला मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे असं मी संविधानात लिहिलं. वल्लभभाई पाटलांनी विरोध केला. वल्लभभाई पाटलांनी विरोध केला. त्यांनी सांगितलं, काय बोलता बाबासाहेब? या लोकांना काय समजते? या शेतकऱ्याला काय समजते? या हमालाला काय समजते त्याला मतदानाचा अधिकार द्यायचा? मी मला पहा साहेब, या देशातला शेतकरी अनाज पिकवतो, तो अनाज तुम्ही आणि आम्ही खातो. त्यांनी जर अनाज पिकवलं तर तुम्ही काय खाणार? सोनं खोडं खाणार काय? तुम्ही सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून माझं अटकल मान्य केलं. माझा विजय झाला. दुसरा माझा विजय, या देशाची महिला आहे, या महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे. 1000 हे काय भाडणं लावलं म्हणे बाबासाहेबांनी? ह्या महिलांना काय समजते? अडाणी बाई आहेत, त्या शेतीवर काम करणाऱ्या बाया आहेत, भाणे घासणाऱ्या बाया आहेत. याला काय समजते मतदानाचा अधिकार? अहो म्हणे, साहेब, ज्या आईच्या उदरातून तुमचा जन्म झाला, माझा जन्म झाला, त्या आईला तुम्ही मतदानापासून वंचित ठेवता. कोणासाठी आझादी आहे या देशाची? तुम्ही काय गटात हाही आर्टिकल पास केला. हा माझा खरा विजय आहे. पण आज एक सांगतो गोष्ट, माझ्या महिला आहेत, महिलांना मी उद्देशून सांगतो की हा आज गणराज्य दिन आहे. आजपासून संविधान अंमलात आला, म्हणजे अंमलबजावणी सुरू झाली. महिलांनो, तुम्ही असा ठाम निर्धार करा की तुमच्या पोटी एक तरी कानिकर साहेबांचा जन्माला आला पाहिजे. बाबासाहेब नाही आलं ठीक आहे, पण कमी कमी कानिकर साहेब तुमच्या पोटी जन्माला आला पाहिजे असा निर्धार करा की जो कानिकर आज संविधानाचा अंमलबजावणीसाठी धडपडतो आहे, असा कानिकर तुमच्या पोटी जन्माला आला पाहिजे. एवढंच बोलतो. आणखी बहुत काय बोलायचं आहे, पण आता जास्त बोलत नाही कारण वेळ बराच झालेला आहे. म्हणून मी 50 वर्षाच्या नंतर ज्या गावात बोललो, या ठिकाणी नारायण शिंगोडे नावाचा माणूस होता. त्यांनी मला 1970 या ठिकाणी जाहीर भाषणासाठी बोलावलं होतं. त्यात मी जवान होतो. माझं भाषण खूप ऐकलं लोकांनी. आज 50 वर्षानंतर मी या ठिकाणी आलो आहे. तुमचे सगळ्याचे दर्शन झाले आणि आमचे हे विद्वान लोक या ठिकाणी बसले आहेत, सगळ्यांचे दर्शन झाले. एवढं बोलून मी माझं 2 शब्द समाप्त करतो. जय भीम, जय भारत.